हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो हम लोग आज सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और NCERT की प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को भी आज हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, अगर हम बात करें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में तो यहाँ पे आधारभूत यानी कि फंडामेंटल प्रमेय यानी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ पे दो टर्म हमें समझना होगा, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। क्या होता है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य संख्या के रूप में अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें 10 एक भाज्य संख्या है, ठीक। अब इस 10 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 गुणे 5 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 को क्या लिखा जाएगा? 2 गुणे 5। ऐसे ही कोई भी संख्या अगर हम ले लें, 15 ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 20 ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो इस 20 कैसी संख्या है? 20 कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या जो किसी न किसी अंक से या किसी न किसी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 20 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 आ जाएगा। तो इस तरह से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी यही है। कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से आपको चीज़ें नहीं सीखना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो अद्वितीय प्रकार यानी एक ही प्रकार, बस सिर्फ हम इसमें इसके क्रम को ध्यान न दें। जैसे 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2। इन तीनों का मतलब एक ही समझा जाए, एक ही समझा जाए, क्योंकि इसका गुणा कर दें तो भी 20 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा। हम अगर क्रम पर ध्यान न दें तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अगर हम इसके गुणनखंडों के क्रम को ध्यान न दें तो इसे अद्वितीय प्रकार से यानी कि एक और केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। बस क्रम का ध्यान न दिया जाए। अगर क्रम का ध्यान देंगे तो कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक ही होता है, तो इसे यूनिक प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है यदि इसके क्रम को ध्यान न दिया जाए। बस इतनी सी बात है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन LCM निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए या फिर इस आधार पर बहुत सारे जगह किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी 2 संख्या रहेगा A और B, इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया जाएगा। 2 संख्या, यहाँ पे A और B संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF दोनों ज्ञात किया जाएगा और संख्याओं और LCM HCF में संबंध
क्या संबंध है दो संख्या और उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ में, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। और ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम ये जज कर पाएंगे, कैसे हम ये गेस कर पाएंगे कि कोई भी संख्या किसी संख्या से भाज्य है कि नहीं भाज्य है। ठीक है, इस तरह की भी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आगे का, इसके आगे का जो क्लास है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। बस सिर्फ आपसे इतना सी बात कहा जा रहा है कि 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप क्या करिए, ध्यान से देखें, 140 ऐसे रहने दीजिए। आप यहाँ पे साइड में 140 का गुणनखंड कर लीजिए। इसके लास्ट में 0 है, तो ये संख्या 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। 2 सत्ते 14, 0। कोशिश करिए कि सबसे पहले सबसे छोटे संख्या से काटिए, फिर बड़ी संख्या से काटिए, ताकि एक क्रम बन जाए। फिर अब इसके लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 तियाएँ 6, 1 7, 2 पचे 10, 35। अब इसके लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम 140 को क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, यहाँ पे हम बहुत अगर काम इस पे वर्क कर सकते हैं तो 2 गुणे 2 को हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इसे गुणनखंडित कर दिए या लिख दिए 140 को। नेक्स्ट संख्या है 156। 156 को इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तुरंत आप इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। 156 है, 156 का गुणनखंड लास्ट में 6 है, तो अगर लास्ट में सम संख्या है तो वो 2 से कटता है, तो इसे 2 से काट दीजिए। 2 सत्ते 14, 1 15, 2 8 16, लास्ट में 8 है तो ये 2 से कटेगा। 2 तियाएँ 6, 1 7, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 2 9 18, अब ये 39 हो गया, 39। अगर 39 है यानी कि यहाँ पे अंकों को जोड़ लीजिए, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12, 12 जो है 3 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, अब ये 13 आ गया, 13 एकम 13। तो ये जो संख्या आपको मिली, ये जो अंक मिल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आप बना सकते हैं। 3825। 3825 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करना है या लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, आप इसका लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक, तो आप इसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जैसे 3825 लास्ट में चूंकि 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 38, यहाँ पे 3 आ जाएगा, अभी हो जाएगा 32, 5 36 2 32, अभी हो जाएगा 5 पचे 25, 765। इसके लास्ट में पुनः 5 आ गया। तो अगर किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो वो 5 से ही कटता है। तो
तो इसे 5 से आप काट दीजिए। 5 एकम 5, 2 7, अब यहाँ 2 आ जाएगा 26, 5 पचे 25, 1 26, 5 तियाएँ 15। अब ये हो गया 153। अब 153 किससे कटेगा? इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 5 1 6 3 9। अगर अंकों का योग 3 की टेबल में आ जाए तो वो संख्या 3 से कटती है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 5 6 और 3 9, तो 9 जो है 3 की टेबल में आ जाएगा। तो ये संख्या किससे कटने वाली है? 3 से कटने वाली है। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अब 51 आ गया। अगर आप इसे देखें तो 17 तियां 51 होता है, लेकिन आप अंकों को जोड़िए 5 और 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये पुनः 3 से कटेगा। आप श्योर हो लीजिए कि कोई संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 5, अब यहाँ 2 और 1 लिखेंगे 21 हो जाएगा। 3 7 21। अब देखिए यहाँ पे 17 मिल गया और 17 एकम 17। तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे 3825 का, तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम इसे इसी तरह से व्यक्त कर देंगे। आप साइड में ऐसे लिख दीजिएगा और इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। इस गुणनखंड से फायदा ये है कि आप यहाँ HCF भी आसानी से बता पाएंगे और LCM भी बता पाएंगे। इसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि HCF निकालना और LCM निकालना और उसमें संबंध बताना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था इस तरह से। और भी इसमें पहले क्वेश्चन में था एक और क्वेश्चन था, लिख लीजिए इसको आप लोग, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। 7429 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। 7429 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये संख्या किससे कटेगी। देख लेते हैं। पहले तो आप इसका गुणनखंड करिए। 7429। आप ये देखिए क्या ये संख्या 3 से कटती है? चूंकि लास्ट में विषम संख्या है 9, तो ये कभी सम संख्या से तो नहीं कटेगा, इसलिए आप विषम संख्या को ट्राई करिए। तो देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं। 7 4 11, 12 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब यह 7429 एक ऐसी संख्या है जो ना तो सम संख्या से कटेगी ना ही विषम संख्या से कटेगी। अब ये कटेगी किससे? अब ये अभाज्य संख्या से कटेगी, प्राइम नंबर से कटेगी। तो 3 से तो कटा नहीं। अब आप अभाज्य संख्या में 5 देखिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसलिए 5 से तो कतई नहीं कटेगा। अब आता है नंबर 7 का। आप 7 पे चेक कर लीजिए। देखिए 7 एकम 7। अब ये अंक 7 से छोटा है, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये 42 हो जाएगा और 7 छक 42। यहाँ तक तो हो गया, बट ये 9 7 से नहीं कटेगा, इस वजह से अब ये 7 से नहीं कटने वाला है। अगर ये 7 से नहीं कटने वाला है और लास्ट में 9 है तो ये 17 से कट सकता है। तो आप 17 को ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग 17 को ट्राई करते हैं। चूंकि कटेगा ये अभाज्य संख्या से, तो अभाज्य संख्या को ही हम लोग ट्राई करें। 17 देखते हैं। अब देखिए 17 का टेबल पढ़ते हैं, 74 आ जाए। 17 का टेबल 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 2 70 और 4 74, तो 4 2 6, 6 यहाँ आ जाएगा। अब ये 62 हो जाएगा और 17 तियां 51, 51 हो गया और ये है 62। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 51 और 9 का इधर डिफरेंस हो जाएगा और 62। 9 और 2 उधर, तो 9 2 11, 11 हो जाएगा। तो यहाँ तक का काम हो गया। 62 तक का 11 हासिल आएगा तो 119 और 17 छक्का 102, 17 7 119। अच्छी बात है कि ये 17 से कट गया है। हाँ, बहुत ही आसानी से ये 17 से डिवाइड हो चुका है। ठीक, अब ये हो गया 337। अब ये किस संख्या से कटेगा? 337।
चूंकि ये 3 से तो कटेगा नहीं, जब ऊपर की संख्या 3 से नहीं कटी तो ये भी नहीं कटेगा। 4 3 7, 7 14, 3 से नहीं कटेगा। और लास्ट में 7 है, अब ये किस संख्या से कटेगा? 19 से अगर हम ट्राई करें तो 19 दूनी 38, 38 और 2 40, 3 तो 2 और 3 5, हाँ 5 57 आ गया। और जब ये 57 आ गया तो 19 के टेबल में तो 57 आता ही है। 19 दूनी 38, 19 तियाएँ 57, 19 तियाएँ 57। अब ये 23 आ गया और 23 सिर्फ 23 के टेबल में आएगा, 23 एकम 23। ये थोड़ा सा कठिन था तो मैंने इसको सोचा कि इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो ये 17, 19 और 23 का फैक्टर आ रहा है, तो बच्चे थोड़ा आसानी से इसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसे ट्राई करिए। 17 गुणे 19 गुणे 23, तो 7429 का जो फैक्टर है वो ये आ गया, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यानी कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, और इसे यूनिक प्रकार से लिखा जा सकता है। इसको इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है लिखने का। जैसे 1729 को 17, 19 और 23 के ही गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, किसी अन्य संख्या का गुणा करके ये संख्या नहीं पाया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि 19 को पहले, 17 को बाद में, 23 को पहले, 19 को बाद में, ये इसका क्रम बेशक चेंज हो सकता है। तो यह बिल्कुल यूनिक प्रकार से लिखा जाएगा। सिर्फ 3 ही संख्या 17, 19 और 23 मिल करके ही ये बन पाएगा, बस इसीलिए कहते हैं इसको अद्वितीय प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात किया जाए। तो पहले तो हम लोग जाने कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए, दो संख्या ए व बी का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वह इनमें संबंध भी बताइए, इनमें संबंध भी बताइए। तो यहां पे ए और बी कुछ भी हो सकता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 26 और 91 ले लेते हैं, 26 और 91, 26 और 91 का, तो यहाँ पे ए की जगह पर 26 हो जाएगा, बी की जगह पर 91 हो जाएगा। तो दो संख्या हो गई, का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोनों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे। ध्यान से देखें, 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 7 91 होता है। ठीक, अब हमें यहां पे एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से देखें, पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, ध्यान से देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब हम अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, जो भी कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है उसका भी गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हो गया 2, जो कॉमन है उसको लिख लिया जाएगा। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं 13, एक बार लिख लिए। अब 13 को दोबारा नहीं लिखना है, जो बचा है उसका भी हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 7। तो ध्यान से देखिए, 13 7 91 गुणे 2, अब ये गुणा करना आसान हो गया, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। तो यहाँ एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 182 निकल के आ जाएगा। और ये कह रहा है कि इनमें संबंध भी बताइए। तो यहाँ पे जब भी एलसीएम, एचसीएफ और संख्याओं का संबंध कहें तो आप ध्यान से देखिए, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल, यह जो है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू, ध्यान दें, एच गुणे एल, एच मतलब एचसीएफ और एल मतलब एलसीएम।
यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया जाए। यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा 26 गुणे 91 और LCM गुणे HCF क्या हो जाएगा, LCM या H गुणे L क्या हो जाएगा। इसका मान कैसे निकलेगा, HCF का मान 13 है और इसका मान कितना है 182 है। तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं 182 का 13 में। तो ये जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 बटे 24 के 4, 2 हासिल हो जाएगा, 3 एक कम 3 2 5 और ये 182 यहाँ आ जाएगा। 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 1 2, 2366 आ गया। 2366 ये गुणा कर लीजिएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करते हैं तो 6 एक कम 6, इसका भी जब गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। 26 का 91 में गुणा करने पर भी 2366 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संख्याओं का गुणनफल यही सेम बात, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। बस, तो यही इसमें संबंध भी हो गया, संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर हो जाता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे दे रहे हैं। यहाँ पे 26 की जगह पर आप इसका मान निकालते रहिएगा। ठीक है, 26 की जगह पर हमें यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे 510 और 92, 92 और 510। तो 92 और 510 का आप क्या निकालिएगा, गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होगा दोनों में वो HCF हो जाएगा। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है, बाकी जो संख्या बची रहेगी उसका भी गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। फिर संख्याओं का गुणनफल निकालना है, फिर LCM और HCF का गुणा करना है और ये देखना है क्या दोनों बराबर आता है। और अगर बराबर आता है तो आप ये चीज़ वेरीफाई कर दीजिएगा कि अतः संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है। और ये जरूर आएगा, हमेशा सत्य होता है। ये सूत्र हो गया, ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, इसमें कोई इपट नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितना आसान है, HCF निकालिए, LCM निकालिए और यहाँ पर HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है, बहुत ही आसानी से आप गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और वहाँ से LCM और HCF निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। जो NCERT में तीसरे क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी पर बेस्ड है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन है 12, 15, 21, 12, 15 और 21 तीन संख्याएं हैं, तो सबका गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड कर लीजिए। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 7। आप यहाँ देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है। ऐसी संख्या जो तीनों में हो, तीनों के गुणनखंड में हो, वही HCF होगा। तुरंत आप HCF लिख दीजिए। HCF कितना हो जाएगा, HCF 3 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो LCM क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा और जो कॉमन नहीं है उसका गुणा कर लिया जाएगा। तो यहाँ 2 गुणे 2 बचा, दूसरे में 5 बचा और तीसरे में 7 बचा। इसका सबका गुणा कर लिया जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 गुणे 7, 7 6 42, 420। तो LCM कितना आ गया, 420। HCF कितना आ गया, 3 आ गया।
तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कितना आसानी से HCF भी निकल रहा है और LCM भी निकल रहा है। बस यही प्रोसेस यूज़ करना है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप चाहें तो बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, उसको भी देख लिया जाए। सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बस 5 मिनट और। चौथा क्वेश्चन जो था इसका, वहाँ पे दिया है कि HCF दिया हुआ है। HCF किसका दिया है, HCF ऑफ 306 और 657। तो HCF दिया है 306 और 657, सॉरी 657 का जो HCF है वो है 9 इज इक्वल टू 9, और LCM 306 और 657 का कितना दिया है। LCM जो है आपको निकालना है, चूंकि दो संख्या दिया ही है 306 और 657, तो इसके LCM आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हम LCM को क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, 306 है। A का मान कितना है 306 और B का मान कितना है 657। B की वैल्यू 657 है। और यहाँ पे HCF कितना दिया है, HCF को हम H लिख रहे हैं, 9 दिया है, और कह रहा है LCM बताइए व्हाट। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हम जानते हैं वी नो दैट संख्याओं का गुणनफल A गुणे B बराबर H गुणे L। चूँकि हमें L निकालना है तो इसको बाएं तरफ लिख लीजिए, H गुणे L इज इक्वल टू A गुणे B, ऐसा कर लीजिए। हमें L निकालना है तो H को इधर भेज दीजिए, तो L बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे B बटे H। अब आप ध्यान से देखें, अब हम यहाँ L निकालना चाह रहे हैं, तो A का मान कितना है 306 गुणे B का मान है 657 और HCF की वैल्यू कितनी है 9। ये कैलकुलेट कर लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब ये काम आपका है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 6, 0 और 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 3 9, 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 9, इसका अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से कटेगा। यहाँ देख लिया जाए, ये है 7 5 12, 12 भी 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, तो इसका योग भी 3 से कट जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, यहाँ से 102 मिल गया, इसी को काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 10, 1 10 ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब यहाँ पे क्या करिए, 34 का गुणा 657 में करिए। अब ये गुणा करके आप आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। अभी गुणा जितना भी आ जाए, बहुत ही इजी है। तो HCF दिया रहे, LCM दिया रहे, ठीक, सॉरी HCF दिया रहे, संख्याएं दिया रहे, तो LCM निकल जाएगा। LCM दिया रहे, संख्याएं दिया रहे, तो HCF निकल जाएगा इस फार्मूले से कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM से। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो HCF और LCM पर ही बेस्ड है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या 4 की घात n यानी कि 4 टू द पावर n, देखिए ध्यान से, 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n n के किसी भी मान के लिए क्या 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगा। देखिए ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही प्रॉब्लम है कि क्या 4 की घाते n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होगा। आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम आपको कुछ तर्क देते हैं कि किस संख्या के अंत में 0 आता है। ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या रहे 2, जैसे 2 है, अगर इसके साथ 5 आ जाए तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 10 तभी यानी कि 0 तभी मिलेगा जब 2 और 5 का गुणनफल हुआ होगा, अदरवाइज 2 मिलेगा ही नहीं। ठीक,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन देंगे, हल लिखेंगे, चूंकि 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n का मान n के मान में n के मान में अंत में शून्य तब आएगा फोर टू द पावर n के मान में अंत में शून्य तब आएगा जब इसका अभाज्य गुणनखंड, जब 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों एक साथ रहे। बस एक लाइन इसको लिखना है। 4 टू द पावर n के मान में अंत में शून्य तब आएगा जब 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ रहेगा। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2। इसमें 5 है नहीं, और जब इसमें 5 नहीं है तो क्या अंत में शून्य आएगा, संभव ही नहीं है। तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2, जिसमें या जो 5 से विभाज्य नहीं है, या हाँ जिसमें दो के साथ 5 नहीं है। इसलिए 4 की घात n, 4 की घात n n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखिए, n का कोई भी मान क्यों न ले लिया जाए, n का मान 10, 20, 25 कुछ भी ले लिया जाए, तो इस 4 के गुणनखंड में जब 5 आया ही नहीं तो कभी ये शून्य पर समाप्त ही नहीं होगा। इसी तरह से इसकी जगह पर अगर हम ये कर दें 6 की घात n, यहाँ पे क्या कर दें 6 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान दें। तो 6 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 की घात n के मान में अंत में शून्य तब आएगा जब, अब यहाँ 4 की जगह पर 6 कर दीजिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों एक साथ हो। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर देते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ भी नहीं आया, तो 2 गुणे 3, जिसमें 2 3 के साथ 5 नहीं है, जिसमें 2 व 3 के साथ 5 नहीं है। इसलिए 6 की घाते n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कितना आसान है। अगर ये शून्य पर समाप्त होगा तो ये 5 से कट जाएगा। अगर ये शून्य पे समाप्त होता है, चाहे 4 टू द पावर n की बात करें या 6 टू द पावर n, अगर ये शून्य पर समाप्त होगा तो ये 5 से कटेगा। तो 5 से तभी कटेगा जब इसके गुणनखंड में 5 आए। एक तरीका ये भी है लगाने का कि 4 टू द पावर n या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगा। यदि अगर ये शून्य पर समाप्त होगा तो 5 से कट जाएगा, और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा ही नहीं, तो 5 से कटेगा नहीं, और जब 5 से नहीं कटेगा तो इसके 4 टू द पावर n या 6 टू द पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी करेंगे आप इसको लगा लेंगे। कभी भी किसी भी संख्या के अंत में शून्य आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 ही जिम्मेदार हैं किसी भी संख्या के अंत में शून्य आने के लिए। जितने 2 और 5 होंगे उतने शून्य आएंगे। जैसे मान लीजिए 5 2 है और 5 5 है, तो वहाँ पे 5 0 आ जाएगा। ठीक है, जितने 2 और जितने 5 हों तो इन दोनों में जो मिनिमम संख्या जिसकी रहेगी उतने शून्य आ जाएंगे। ठीक है, किसी भी संख्या में, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम पूछा जाता है, वो इस तरह का है जैसे कि कोई एक सर्कुलर पाथ हो। सर्कुलर पाथ का मतलब ये वृत्ताकार पथ हो और उस पर 2 व्यक्ति एक ही साथ यात्रा प्रारंभ करें। ध्यान दें, ऐसे कोई एक वृत्ताकार पथ है जिस पर 2 व्यक्ति ए और बी दोनों एक साथ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, और ए जो है ये सपोज 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ए जो है 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है और बी जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी की गति ए की गति से कम है। ए 12 मिनट में एक चक्कर लगा दे रहा है और बी 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि दोनों एक साथ पुनः कब मिलेंगे? दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो फिर दोनों एक साथ कब मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? दोनों एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पर ए व बी का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो ए 12 मिनट में, बी 18 मिनट में, तो 18 और 12 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 18 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकोण 2 18, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। एलसीएम में ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ये दोनों कॉमन हो गए और यहाँ पे ये दोनों कॉमन हो गए। तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, 3 को एक बार लिखा जाएगा, जो बच जाएगा उसको भी लिख लिया जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 दूनी 36। तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम यहाँ पे आ गया 36। और जब एलसीएम 36 आ गया, ध्यान दें, इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिल जाएंगे। 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये जो ए है वो 3 चक्कर लगाएगा और बी कितना चक्कर लगाया रहेगा? 2 चक्कर लगाया रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए कितना चक्कर लगा दिया रहेगा उस समय तक? तो ए 3 चक्कर लगा देगा। 36 में 12 से भाग दे देना रहेगा और 18 से 36 में भाग देंगे तो बी 2 चक्कर लगाया रहेगा और फिर दोनों एक साथ मिल जाएंगे और इसी अंतराल पे दोनों मिलते रहेंगे। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 3 घंटियाँ या 4 घंटियाँ हैं, एक निश्चित इंटरवल के बाद दोनों बजती हैं, तो वो जैसे 3-4 घंटियाँ हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद बज रही हैं, एक 2 मिनट के बाद बज रही है, एक 4 मिनट के बाद बज रही है, एक 6 मिनट के बाद बज रही हैं। ठीक, तो फिर वो सब दोबारा कब बजेंगी? अगर 2-2 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं तो दोबारा कब बजेंगी? तो जितने भी अंतराल पे बज रही हैं उन सब का एलसीएम ले लिया जाता है। उतने अंतराल के बाद सब तीनों घंटियाँ या चारों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप इसका अच्छा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप आसानी से बता पाएंगे। अब मैं इसके बाद एक एक्सरसाइज और बताने के बाद, 1 या 2 एक्सरसाइज जो बचा है उसको कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या से यानी यूनिट फर्स्ट से पिछले 10 सालों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी कवर करा दूंगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।